हाल है आप लोगों का। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में पढ़ रहे हैं क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस यानी कि जो सिविक्स है हमारा, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग और यह है वीडियो नंबर सेकेंड। इस चैप्टर के ऊपर पहले हमने एक वीडियो किया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा। और आइए अब हम कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को यानी कि इस टॉपिक को। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन एक तरीके से, जहाँ पर हमने श्रीलंका के बारे में कुछ बातें जानी थी और बेल्जियम के बारे में कुछ बातें जानी थी। और इस वीडियो में हम थोड़ा डीपली पढ़ने वाले हैं श्रीलंका के बारे में भी और बेल्जियम के बारे में भी, कि आखिर जो प्रॉब्लम्स हमने पिछले वीडियो में देखे थे, यानी जो डाइवर्स एक तरीके से पॉपुलेशन था जो कि अलग अलग कम्युनिटी से मिलकर बना था, उस तरह के प्रॉब्लम्स को किस तरीके से इन दोनों देशों ने टैकल किया और किस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की। तो आइए सबसे पहले हम श्रीलंका के बारे में देखने वाले हैं। श्रीलंका में टॉपिक है हमारा मेजोरिटेरियनिज्म यानी बहुसंख्यकवाद इन श्रीलंका। तो देखिए, श्रीलंका ने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत को फॉलो किया, यानी कि वहाँ पर जो सिल्ला कम्युनिटी थी जो कि करीब 74% थी, 74%, उसकी जो बातें थी उसको पूरे देश पर थोप दिया। यानी कि जो तमिल स्पीकर्स लोग थे उनको वही बातें माननी होगी जो कि ये 74% लोग कहेंगे। जो उनकी जो अपनी कल्चर थी उसको छोड़ना पड़ेगा और इसी कल्चर को, इसी लैंग्वेज को, सब चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। तो श्रीलंका जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में 1948 में आया था, यानी कि इंडिया के 1 साल बाद आज़ाद हुआ था। और जो सिंहला कम्युनिटी के जो लीडर्स थे, सिन्हा जो लैंग्वेज है तो उसके कम्युनिटी के जो लीडर्स थे, उन्होंने चाहा कि जो सिन्हा कम्युनिटी है या फिर जो सिन्हा बोलने वाले लोग हैं उनका गवर्नमेंट के ऊपर डोमिनेंस हो, और उसको पुख्ता करने के लिए यानी कि डोमिनेंस बनाने के लिए उन्होंने कई मेजर्स लिए। और एज अ रिजल्ट जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट था उसने बहुत सारे मेजोरिटेरियन मेजर्स लिए ताकि जो सिन्हा कम्युनिटी है या फिर जो सिन्हा लैंग्वेज है उसकी सुप्रीमेसी पूरे देश में बन जाए। तो देखिए, 1956 में एक एक्ट पास किया गया जिसमें कि जो सिन्हा लैंग्वेज है उसको सिर्फ और सिर्फ एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया गया। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो तमिल लैंग्वेज है उसको डिसरिगार्ड किया गया, उसकी अहमियत को कम की गई और उसे सरकार में कहीं भी स्थान नहीं दिया गया। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़, यानी गवर्नमेंट ने कई तरह के प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ लिए जिसमें कि जो सिन्हा बोलने वाले लोग थे अगर वो अप्लाई करते किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स या फिर किसी भी पोस्ट के लिए, तो वहाँ पर उन्हें बहुत तरह के फेवर दिए जाते। जैसे उनका सिलेक्शन पहले होगा से उन्हें अहमियत दी जाएगी, उनके जॉब्स अच्छे होंगे, इस तरीके के बहुत तरह के उन्हें फेवर दिए गए। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। तो देखिए, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसमें भी सरकार ने बुद्धिज्म को सरकारी एक तरीके से धर्म के रूप में घोषित किया, क्योंकि जो सिन्हा कम्युनिटी थी उसमें ज़्यादातर जो सिन्हा बोलने वाले लोग थे वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। वहीं जो आपके तमिल बोलने वाले लोग थे वो या तो हिंदू थे, क्रिश्चियन थे या फिर आपके बुद्धिज्म को ही फॉलो करते थे। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर जो बहुसंख्यकवाद है वो हर तरीके से लागू किया गया। सिर्फ वो आप लैंग्वेज के रूप में नहीं, यहाँ पर धर्म के रूप में भी देख सकते हैं कि धर्म को भी एक तरीके से थोपा गया था जो माइनॉरिटीज़ थे उनके ऊपर। तो यहाँ मैप में आप जैसे देख सकते हैं श्रीलंका का मैप यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो येलो रीजन है यहाँ पर जो सिन्हा बोलने वाले लोग हैं वो रहते हैं ज़्यादातर, और ये जो आपका डार्क ब्राउन है वहाँ पर इंडियन तमिल रहते हैं, और ये जो लाइट ब्राउन है यहाँ पर आपके श्रीलंकन तमिल रहते हैं। और ये जो छोटे छोटे डॉट्स यहाँ पर बनाए गए हैं, इन डॉट्स वाले जगहों पर मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है। All these government measures coming one after another gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils। तो ये जो गवर्नमेंट द्वारा मेजर्स लिए गए या जो कि लगातार लिए जा रहे थे, पहले तो उन्हें लैंग्वेज को मान्यता ही नहीं दी गई, उसके बाद जो सिन्हा बोलने वाले लोग थे उनको प्रेफरेंसेस दिए गए, उसके बाद बुद्धिज़्म को केवल मान्यता मिला एक तरीके से सरकारी धर्म के रूप में। तो ये जो चीज़ें हुई, ये लगातार जो चीज़ें हुई, इन चीज़ों ने श्रीलंकन जो तमिल थे या फिर जो इंडियन तमिल थे उनके फीलिंग्स को काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया और उनको ये
एक तरीके से भाव आया कि जो सरकार है वो हमारे फीलिंग्स को इग्नोर कर रही है, या फिर जो पार्टीज़ हैं जो कि बुद्धिस्ट सिन्हा लीडर्स द्वारा लीड की जाती है वो उनके लैंग्वेज या फिर उनके कल्चर को लेकर उतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। तो और उन्होंने महसूस किया कि दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन and government policies denied them from equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, ignored their interest। तो देखिए यहाँ पर जो उन्हें लगने लगा, जो इंडियन तमिल या फिर श्रीलंकन तमिल थे, उन्हें लगने लगा कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने जो एक तमिल पीपल है यानी कि जो तमिल आदमी है उसको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए हैं। उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, चाहे वो जॉब्स में हो या फिर दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ में हो जो कि गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है, और उनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया गया है। एज अ रिजल्ट द रिलेशन, तो इसके परिणाम स्वरूप जो रिलेशन था एक सिन्हा व्यक्ति में और एक तमिल व्यक्ति में, व्यक्ति नहीं कह सकते कम्युनिटीज़ में, यानी जो सिन्हा कम्युनिटी थी और तमिल कम्युनिटी थी इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति बन गई, यानी उनके रिलेशन में काफ़ी तनाव आ गया। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। तो देखिए जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्हें लगने लगा कि देखिए जो ये जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं श्रीलंका के जो कि लीड किए जाते हैं बुद्धिस्ट सिन्हा लीडर्स द्वारा, वो हमारे बातों को नहीं मानेंगे। अब हमें कुछ अपना ही करना होगा। तो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ लॉन्च किए और स्ट्रगल्स करना शुरू किया जहाँ ताकि जो तमिल है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिले, और जो रीजन्स है जहाँ पर जो इंडियन तमिल या फिर आपके जो श्रीलंकन तमिल वो रहते हैं उनको कुछ ज़्यादा ऑटोनॉमी मिले और अपॉर्चुनिटीज़ में इक्वालिटी मिले, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, जॉब्स के फील्ड में या फिर किसी और फील्ड में। और उनकी जो डिमांड थी ऑटोनॉमी को लेकर कि जो प्रोविंसेस हैं उनको ऑटोनॉमी ज़्यादा मिले, तो ये इसको बार बार डिनाई कर दिया गया, इसको एक तरीके से ख़त्म कर दिया गया, इसको नहीं माना गया। 1980s आते आते तक तो बहुत सारे जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्हें बनाया गया ताकि एक तमिल स्टेट, अलग एक तमिल स्टेट का डिमांड कर सके वो, यानी एक अलग देश बनाने की बात चलने लगी, और इसे कहा गया तमिल इलम, यानी कि तमिल स्टेट। और ये बनाने की बात हो रही थी नॉर्दर्न श्रीलंका में और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में। और तो इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो डिस्ट्रस्ट था, यानी कि एक तरीके से एक दूसरे पर विश्वास इन्होंने खो दिया था, और एक दूसरे को एक तरीके से अलग होना चाहते थे। हम सिन्हालीज उतने अलग नहीं होना चाहते थे लेकिन इनको दबाना चाहते थे। लेकिन ये जो तमिल लोग थे ये चाहते थे कि उनके फीलिंग्स को हर्ट ना किया जाए, उनके फीलिंग्स को वैल्यू मिले और उनके लैंग्वेज को एक तरीके से सरकारी दर्जा मिले, और उनके खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है गवर्नमेंट जॉब या इन जगहों पर वो खत्म हो। तो ये जो एक दूसरे के खिलाफ हेटर्ड की भावना थी ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई आगे चलकर, और ये एक तरीके का वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट बन गया, ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन गया, और बहुत ही जल्दी ये चीज़ एक सिविल वार के रूप में बदल गई। और इस सिविल वार का रिजल्ट ये हुआ कि हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए, चाहे वो तमिल कम्युनिटी के हों या फिर सिन्हा कम्युनिटी के, दोनों कम्युनिटीज़ के हज़ारों लोग मारे गए। और बहुत सारे फैमिलीज़ जो थे उनको फोर्स किया गया कि आप इस कंट्री को छोड़कर चले जाएं और रेफ्यूज़ी के रूप में रहने लगें, और बहुत सारे लोग जो थे उनको अपना लाइवलीहुड छोड़ना पड़ा। तो आप क्लास 10 का इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हमने बात की है श्रीलंका के एक्सीलेंट रिकॉर्ड के बारे में, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, एजुकेशन हो या फिर हेल्थ में। लेकिन ये सब जो सभी चीज़ें हुई थी उसको एक तरीके से सिविल वार ने बर्बाद कर दिया, और जो इकोनॉमिक लाइफ और जो कल्चरल सोशल लाइफ जो काफ़ी अच्छा हो चुका था श्रीलंका में उसको एक तरीके से ख़त्म कर दिया। तो इकोनॉमिक्स क्लास 10 का मैं जल्दी ही बनाने वाला हूं, और हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक बन भी चुका हो, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर लें हमारे चैनल का, वहां पर आपको मिल जाएगा इकोनॉमिक्स क्लास 10 का, और भी दूसरे मिल जाएंगे, चाहे ज्योग्राफी हो या फिर हिस्ट्री भी मैंने बनाए क्लास 10 के, वो सभी भी मिल जाएंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हो गई श्रीलंका के बारे में कि आखिर श्रीलंका ने अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने की कोशिश की या फिर अपने प्रॉब्लम के लिए क्या सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की। अब हम बात करते हैं बेल्जियम के बारे में। तो हमारा टॉपिक है बेल्जियम से रिलेटेड एकोमोडेशन इन बेल्जियम।
तो देखिए जो बेल्जियन लीडर्स थे, यानी बेल्जियम के जो लीडर्स थे, उन्होंने एक दूसरा रास्ता निकाला। उन्होंने ये समझा और ये वो पूरी तरीके से समझ चुके थे कि जो रीजनल डिफरेंसेस हैं उनको एक साथ रहना पड़ेगा, और जो कल्चर डाइवर्सिटीज़ हैं उनको वैल्यू देना पड़ेगा। यानी जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं उनके जो कल्चर है उसको वैल्यू देना पड़ेगा, और उनके जो लैंग्वेज या फिर जो रीजन्स अलग अलग हैं उनके बातों को वैल्यू देना पड़ेगा, तभी ये दोनों लोग एक साथ रह सकते हैं और एक दूसरे के साथ एक देश में रह सकते हैं। तो इसलिए 1970 से लेकर 1993 के बीच में तो बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया, ताकि इन दोनों तीनों कम्युनिटीज़ के बीच में, यानी जो जर्मन थे, फ्रेंच थे और आपके जो डच थे, इन कम्युनिटीज़ के बीच में एक तरीके का अरेंजमेंट बन सके, ताकि सभी लोग एक दूसरे के साथ एक कंट्री में रह सके बिना किसी कन्फ्लिक्ट के। तो ये जो अरेंजमेंट था ये काफ़ी काम कर गया, और ये एक तरीके से बिल्कुल अलग था जो कि अलग दूसरे कंट्रीज़ में अपनाया गया था, और ये एक तरीके का बहुत ही इनोवेटिव तरीका था। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें पॉइंट्स बताए गए हैं, बेल्जियन जो मॉडल है उसका एलिमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो बताता है कि जो नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में बराबर होने चाहिए, चाहे डच और जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं उनकी जो संख्या मिनिस्टर्स की वो बराबर होगी सेंट्रल गवर्नमेंट में। और इसके साथ ही सम स्पेशल लॉ रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। तो देखिए कुछ स्पेशल लॉज भी बनाए गए हैं जिसमें कि जो अलग अलग कम्युनिटी के मेंबर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उन दोनों के अलग अलग मेजोरिटी की रिक्वायर्ड होगी कुछ चीज़ों को लागू करने के लिए या फिर कुछ चीज़ों को फॉलो करने के लिए। तो इसका रिजल्ट ये होगा कि कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी है वो दूसरे कम्युनिटी के ऊपर हावी नहीं हो सकती है, और कोई भी डिसीजन जो है वो बिना किसी सोचे समझे या फिर बिना किसी के परमिशन के नहीं ले सकती है। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन ऑफ द कंट्री। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर है उसमें कटौती की गई है और बहुत सारे पावर्स आपके स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए हैं। जैसा कि आप इंडिया में भी देखते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए हैं। और वहाँ पर एक और बात है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी ये करो तो स्टेट गवर्नमेंट को वो करना ज़रूरी है, वो चाहेगी तो बात मानेगी, चाहेगी तो बात नहीं मानेगी। तो इसके अलावा जो ब्रसेल्स है यानी कि जो राजधानी है उसका एक सेपरेट गवर्नमेंट है उसके लिए, जहाँ पर जो कम्युनिटीज़ हैं दोनों कम्युनिटीज़ यानी कि जो डच और फ्रेंच है उनको उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, यानी बराबर संख्या में वो बैठते हैं। और जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल हैं उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया ब्रसेल्स के लिए। तो आपने देखा होगा कि फ्रेंच की आबादी वहाँ पर 80% थी और जो डच थे उनकी आबादी 20% थी। तो देखिए फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो थे उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन ब्रसेल के लिए अपनाया, क्योंकि जो डच लोग थे उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन अपनाया था पूरी कंट्री के लिए, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए। तो यहाँ पर एक आपको फोटो दिया गया, इस फोटो में दिखाया गया कि एक स्ट्रीट एड्रेस है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो लैंग्वेज है वो कोई भी बात लिखी गई है, कोई भी एड्रेस लिखा गया है तो वो 2 लैंग्वेज में लिखा गया है, वो फ्रेंच में भी लिखा गया और डच में भी लिखा गया है। तो इस तरीके से सभी जगहों पर बराबर बराबर वैल्यूज़ दिए गए हैं दोनों लैंग्वेजेस को और दोनों कम्युनिटीज़ को। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक और तरीके का गवर्नमेंट चलता है वहाँ पे जो बेल्जियम है वहाँ पर, इसे कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर डच लोग हैं तो केवल डच लोगों का एक गवर्नमेंट होगा जिसे कहेंगे कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच का एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा और जर्मन स्पीकिंग जो लोग हैं उनका एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा, चाहे वो देश के किसी भी कोने में रहते हों। दिस गवर्नमेंट हैज़ बीन पावर रिगार्डेड कल्चर, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़। तो देखिए ये जो गवर्नमेंट है यानी जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है इसके पास पावर है कि ये कल्चर से रिलेटेड फैसले ले सकती है, एजुकेशन से रिलेटेड फैसले ले सकती है और लैंग्वेज रिलेटेड जो है फैसले ले सकती है। You might find the Belgian model very complicated. It indeed is very complicated even for the people living in Belgium. तो देखिए बेल्जियम जो मॉडल है उसको देख के आपको लगेगा कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है, तो एक तरीके से कह सकते हैं ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है, चाहे आप बात करें यहाँ के लोगों के लिए या फिर बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए। लेकिन ये जो अरेंजमेंट्स है
इन अरेंजमेंट्स ने आज तक बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया है और इस अरेंजमेंट ने एक तरीके से जो सिविल वार की स्थिति थी या फिर सिविल प्रॉब्लम्स थे, जैसा कि श्रीलंका में हमने देखा, उस तरह के प्रॉब्लम्स होने से इन चीज़ों ने रोक दिया है दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, और जो कंट्री का डिवीज़न है उसको होने से भी रोक दिया है लिंग्विस्टिक बेसिस पर। तो जब यूरोप एक साथ आ रहा था और वो जब यूरोपियन यूनियन बना रहे थे, तो वहाँ पर हेडक्वार्टर के रूप में ब्रसेल्स को चुना गया, यानी जो बेल्जियम है उसकी राजधानी को चुना गया, क्योंकि ये एक तरीके का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था जहाँ पर अलग अलग कम्युनिटीज़ जो हैं वो एक साथ रह सकती हैं और एक साथ गुजारा कर सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। What do we learn from these two stories of Belgium and श्रीलंका? तो आखिर इन दोनों स्टोरीज से हमें सीखने को क्या मिलता है, चाहे हम बेल्जियम की बात करें या फिर श्रीलंका की बात करें। तो देखिए दोनों जो है वो डेमोक्रेसीज हैं, लेकिन जो पावर शेयरिंग का क्वेश्चन है, पावर शेयरिंग का टॉपिक है, उसको दोनों ने अलग अलग तरीके से डील किया, अलग अलग तरीके से उनको सॉल्व करने की कोशिश की है। बेल्जियम में जो लीडर्स थे उन्होंने रियलाइज़ किया कि किसी भी देश का यूनिटी तभी बनाया जा सकता है जब उसमें रहने वाले लोग एक दूसरे के फीलिंग्स को एक तरीके से सम्मान दे और उनके इंटरेस्ट, जो उनके अलग अलग इंटरेस्ट हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ के और रीजन्स के, उसको एक तरीके से वैल्यू दिया जाए। तो एक तरीके का जो रियलाइजेशन है इस तरीके के रियलाइजेशन की वजह से एक तरीके का अरेंजमेंट बन चुका जहां पर लोग जो हैं वो पावर शेयर करने के लिए तैयार हैं और एक दूसरे के साथ जीने के लिए तैयार हैं। श्रीलंका शोज एज अ कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल। देखिए श्रीलंका बिल्कुल इसके उलट एग्जाम्पल दिखाता है, जहां पर जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उसने अपना डोमिनेंस एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर फोर्स करने की कोशिश की और पावर शेयर करने को एक तरीके से रिफ्यूज कर दिया। तो देखिए ये जो चीज़ें होती हैं ये एक कंट्री के यूनिटी को अंडरमाइन करती है, कमज़ोर करती हैं, और ऐसा एक डेमोक्रेसी में ये पूरी सिस्टम सही तरीके से फॉलो नहीं होनी चाहिए। मेरा मतलब फॉलो नहीं होनी चाहिए और ये बिल्कुल सही भी नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, यानी पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है। तो इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।